तो कैसे आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 22 जून से लेकर 30 जून तक यहाँ पर होने वाला है। तो हम एग्ज़ाम में किसी बदलाव के बारे में बात नहीं करने वाले। ये जो पूरा प्रक्रिया आपका एग्ज़ाम का होने वाला है ना, उसके बाद जब आप जेआरएफ निकालते हो, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होते हो, या आप पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई होते हो, यही तीनों के लिए अलग अलग आपका कट ऑफ जाता है। तो जब आप इनके लिए क्वालिफाई हो जाते हो तो इसमें एक चीज़ लिखा हुआ था कि अगर आप लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप लोग फॉर्म भरे होगे, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यहाँ पर बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट था, लास्ट डेट से पहले आपको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनाना था। लेकिन जो लोग लास्ट डेट से पहले सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना पाए थे, उनके लिए क्या उपाय है ये बताने आए हैं। तो सबके लिए एक एक करके बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ बताए थे, ओबीसी के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए था वह 1/4 आपका 2026 के बाद बना हुआ होना चाहिए था, और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में कोई ऐसा नियम नहीं था, इसमें बस ये था कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए था। लेकिन अगर कोई बच्चा लास्ट डेट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया, ठीक है, तो उसका ये चीज़ चेक किया जाएगा कि क्या उसके पास 2022 में या 2023 में या 2024 में या 25 में उसके पास जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट वो कभी ना कभी पास्ट में बनाया था कि नहीं बनाया था। अगर बनाया था तो कोई दिक्कत नहीं होता है, वो जो जब उस जेआरएफ के लिए जाएगा तो वो फ्रेश वाला बना के दे सकता है, ठीक है। अब होता क्या है कि बहुत बच्चों का कहना है नहीं ही बनवाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तो रिजल्ट ऑनलाइन होता है, उसके बाद हम लोगों को क्या है जेआरएफ मिलेगा या हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। देखिए एक एक करके बताते हैं। जब आप यहाँ पर जेआरएफ के लिए अगर क्वालिफाई हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। आपको जाके पीएचडी में एडमिशन लेना रहता है किसी कॉलेज में। जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तब आप जेआरएफ का जो अमाउंट होता है 38,000 पर मंथ, ठीक है, वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। मतलब हर महीना लगभग 40,000 रुपये मिलना आपको शुरू हो जाता है, और भी अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा का बात है वो आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो पीएचडी में जैसे ही एडमिशन आप लेते हैं तो आपको यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को एक लेटर भेजना पड़ता है, ठीक है। वो लेटर जो है आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप होंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से साइन उन लेके आपको यूजीसी को जो है एक लेटर भेजना पड़ता है, जिसमें सब कुछ मेंशन रहता है कि आप किस चीज़ के लिए पीएचडी कर रहे हो, कैसे कैसे कर रहे हो, आपका जो स्टिपेंड का अमाउंट है लगभग 40,000 रुपये पर मंथ, वो आपको मिलना शुरू हो। तो उस समय जो है आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। फिर आप बच्चे बोलेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में कैसे। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनते हैं तो उसमें तो और अच्छे से किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको जॉब मिलता है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिलता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो किसी कॉलेज में जाकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, तो उसमें भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका वेरिफिकेशन होता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। अब मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें कि कट ऑफ क्या जाता है, ठीक है, आपका जेआरएफ के लिए क्या कट ऑफ जाएगा, जेआरएफ के लिए अलग जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग जाता है, और पीएचडी एडमिशन के लिए अलग कट ऑफ जाता है। तो इनका कट ऑफ के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मतलब पूरा हर एक सब्जेक्ट का कट ऑफ, लगभग जितना मेन सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, लिटरेचर, ठीक है, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेन सब्जेक्ट मैं उस कट ऑफ में कवर कर लूँगा। फिलहाल जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एग्ज़ाम में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो पार्ट 1 है ना, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स का, इसके कारण ही बहुत बच्चे फेल करते हैं, ठीक है। इसको हल्का में मत लीजिएगा। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं तो इसको हल्का में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि जो पेपर 2 होता है डोमेन नॉलेज, हर कोई अपना सब्जेक्ट में मजबूत होता है। आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसमें मजबूत रहते हैं। लेकिन ये जो पेपर 1 होता है इसी में हर बच्चा लगभग फेल करता है, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और साथ ही साथ एक चीज़ बता देते हैं, यूजीसी नेट का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा एकदम 150 का 150 क्वेश्चन बना दीजिए, तुक्का लगा दीजिए, ऐसा भी आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो उस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर कि यूजीसी नेट का अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो अपना एडमिट कार्ड के साथ साथ, ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा। आधार कार्ड के साथ साथ जो है अपना यहाँ पर पैन कार्ड या वोटर कार्ड होगा तो लीजिएगा, जरूरी नहीं है पैन कार्ड या वोटर कार्ड, आधार कार्ड आपका जरूरी है। और कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लोगों को यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और याद रखिएगा, जब यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए आप कुछ भी नीचे कमेंट करके पूछ रहे हैं तो मुझे रिप्लाई करने में कम से कम 1 से 2 दिन का समय लगता है, उसके अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है। अगर तब भी आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप एक ही कमेंट को 2 से 3 बार कीजिए, इससे क्या होगा कि दिख जाएगा, तो उसका रिप्लाई आपको जल्दी मिल जाएगा। और जहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा तो लेफ्ट साइड में स्लाइड के बाद एक हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा।